हेलो दोस्तों, मैं आज आपका स्वागत करता हूँ वीएसपी ड्रॉर्स के चैनल पे। और मैं आज एक एजुकेशनल वीडियो लेकर आया हूँ। यह वीडियो चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, जो कि क्लास 8 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उसको कवर करेगा। और मैं आपको पूरे वादे के साथ कहता हूँ कि आपके इसमें कोई डाउट्स ही नहीं बचेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, तो एंड तक ज़रूर देखिए। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो इसमें एग्रीकल्चर में नॉर्मली 3 टाइप की एक्टिविटीज़ यूज़ होती हैं। सबसे पहली होती है प्राइमरी एक्टिविटी। तो मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है। तो प्राइमरी एक्टिविटी वो होती है जिसमें आप कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करते हो, आप उसका सिंपली प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हो। अब जैसे मैं वीट ले लूँ, तो वीट में क्या है, वीट में मेरे को सबसे पहले एक खेत लेना पड़ेगा, उसमें बहुत सारी मशीन्स चाहिए होंगी, फिर उसे इरिगेट करना होगा। तो इस सब की मेहनत के बाद मेरे को जाके वीट मिलेगा, और फिर ये वीट मिलेगा तो इस पूरी एक्टिविटी को हम प्राइमरी एक्टिविटी कहेंगे। अब दूसरी एक्टिविटी है सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें हम एक चीज़ को फाइनली प्रोड्यूस कर लेते हैं। अब इसमें क्या बोला आपने, मेरे को तो बिल्कुल समझ नहीं आया। मैंने यह कहा है हम चीज़ को फाइनली प्रोड्यूस कर लेते हैं। वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हमने उसे फाइनली बना लिया है, लेकिन ये तो हमने प्राइमरी एक्टिविटी में ही कर लिया था। ऐसा नहीं है, प्राइमरी एक्टिविटी में हमने बस वीट ऑब्टेन किया। अब इस वीट को हम ऐसे ही थोड़ी ना खा जाएंगे, उसके बीज थोड़ी ना खाएंगे हम इसका ब्रेड खाएंगे या रोटी खाएंगे, इसका जो चाहे हम बना के खाएंगे। अब ये काम कौन करेगा, या तो जिस फार्मर ने वीट उगाया है वो उसे एक फैक्ट्री में भेज देगा, और फिर वो फैक्ट्री हमको ब्रेड बना के देगी। अब कैसे देगी, ये हमारा होता है थर्ड एक्टिविटी, दैट इज़ कॉल्ड टेरिटरी एक्टिविटीज़। टेरिटरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि आपको उस चीज़ का ट्रेड करना होता है, आपको उस चीज़ को एडवर्टाइज़ करना होता है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और लोग उसे ख़रीदे। अगर मैं ऐसे ही कोई भी चीज़ को छोड़ दूँगा, मैंने जैसे वीट को उगा लिया, वीट से मैंने ब्रेड भी खुद ही बना ली, तो मैं ब्रेड को ऐसे ही छोड़ दूँगा। मैंने ब्रेड ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई है तो मेरे को उसे शेयर करना होगा। मैं सबसे पहले घर वालों के साथ शेयर करूँगा, उसके बाद उसे नेबर्स में बांटूँगा। तो ये होता है। अब इस सारे एग्रीकल्चर को सपोर्ट कौन करता है, वो है फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एरेबल लैंड। एरेबल लैंड क्या होता है, एरेबल लैंड वो लैंड होती है जो कि सूटेबल होती है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। अब सूटेबल का मतलब मैं यहाँ पे इस सेंटेंस में मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये दिखा रहा है कि वो लैंड है, वहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेट है, अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है और गुड क्वालिटी ऑफ सॉइल है। तो ये वाला पेज हमने कवर कर लिया है। चलो अब चलते हैं नए पेज की ओर। देखिए ये हमारा दूसरा पेज है। दूसरे पेज में हमें नॉर्मली यही बताया हुआ है कि कहाँ पर कितनी एरेबल लैंड प्रेजेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो इंडिया है, ये रहा इंडिया, इसमें मोस्टली पूरी कंट्री एरेबल लैंड है। यानी आप जहाँ पर भी जाएंगे आपको क्रॉप्स तो दिखेंगे ही दिखेंगे। चाहे आप पंजाब में जाइए तो वहाँ पे आपको खेत तो ज़रूर दिखेंगे ही दिखेंगे। पंजाब तो ऑलमोस्ट पूरा ही खेतों से कवर है। तमिलनाडु में भी, मद्रास में भी, चाहे वो कोई भी स्टेट हो इंडिया की, कोई भी सिटी हो, वहाँ पे आपको खेत तो ज़रूर ही दिखेंगे, क्योंकि इंडिया की इतनी लार्ज पॉपुलेशन है तो उसे बहुत सारे फार्म्स चाहिए जिससे बहुत सारा फूड प्रोड्यूस हो सके। बस यहाँ पे इतना बताया हुआ है कि आपको कुछ और वर्ड्स दिए हुए हैं जिनके साथ हम कल्चर लगा दें तो एक नया वर्ड बन जाएगा। अब जैसे एग्री के साथ कल्चर लगा दें तो एग्रीकल्चर हो जाएगा।
एग्रीकल्चर को डिफाइन करना हो तो आप ये बताइए, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सॉइल ऑन रेयरिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइवस्टॉक इज़ ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। तो एग्रीकल्चर बेसिकली ये है कि आपने क्रॉप्स ग्रो करी और क्रॉप्स ग्रो करते करते आपने उसे इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हुआ, जैसे आपने इसको सबसे पहले सीड सो किए, फिर आखिर में आते आते आपने बहुत मेहनत के साथ हार्वेस्ट कर लिया और फिर आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है। लेकिन एग्रीकल्चर बस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स नहीं होता, एग्रीकल्चर एनिमल्स को रेयर करने को भी कहते हैं हम। अगला है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर होता है रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स। अब फार्मर ने सोचा मैं इतना बड़ा खेत उगा रहा हूँ तो खेत के साथ एक छोटा सा मलबेरी ट्री भी रख लेता हूँ, और jैसे मैं इस खेत के सारे क्रॉप्स को हार्वेस्ट करूँगा वैसे ही मैं उस पेड़ की सारी पत्तियाँ तोड़ लूँगा और मेरे को बहुत सारा सिल्क मिल जाएगा, मैं उसे बेच के थोड़े और पैसे कमा लूँगा। तो ये होता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स को कहते हैं। कहाँ पर होता है? ये होता है मलबेरी के पत्तियों पर। और अब आते हैं पिसीकल्चर पर, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स। इसे कहते हैं पिसीकल्चर। क्या होता है कि आपने एक टैंक लिया है और आप उस टैंक में फिशेस को पाल रहे हो। क्यों फिशेस को पाल रहे हैं? अब फिशेस को तो इसलिए पाल सकते हैं क्योंकि कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन वेजिटेरियन लोग भी इसलिए पालते हैं क्योंकि इनसे कॉड लिवर ऑयल मिलता है। अब आ जाते हैं विटिकल्चर। कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स इज नोन एज विटिकल्चर। क्यों करते हैं कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स? खाने के बिसाइड ग्रेप्स से वाइन प्रोडक्शन होता है, तो ग्रेप्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हॉर्टिकल्चर होता है ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे है फार्म सिस्टम। एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एज ए सिस्टम। अब ये बोला है कि एग्रीकल्चर एक पूरा सिस्टम होता है। सिस्टम कैसे? अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसमें आप देखिएगा ज़रूर। अब हम पेज टर्न करते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है। अब जैसे मैं आपके क्लासरूम में ही एक पूरा सिस्टम देख सकता हूँ। क्या होता है? आपको इनपुट दिया जाता है, आपको एग्ज़ाम पेपर दिया जाता है और आप एग्ज़ाम पेपर पर पेन की मदद से लिखते हो। फिर वो आप पेपर उसमें सारे आंसर लिख के आप उसको टीचर को दे देते हो। टीचर उसको प्रोसेस करती है, मतलब कि वो सारे देखती है कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए हैं, कोई गलत तो नहीं लिखा, और उसके बाद आपको आउटपुट जो कि मार्क्स में मिल जाते हैं। तो ऐसे ही फार्म में भी एक पूरा सिस्टम है। सबसे पहले आपको कोई ना कोई चीज़ तो चाहिए होगी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, और वो है इनपुट्स। और ये सारे इनपुट्स होते हैं मशीनरी, सीड्स, केमिकल्स। मशीनरी के बिना आपका काम बहुत मुश्किल होगा। अगर मशीनरी आ जाती है तो काम बड़ा आसान बन जाता है। सीड्स को भी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, जिससे आपने इतनी मेहनत की है तो आपको बड़ी अच्छी यील्ड मिले। केमिकल्स भी होने चाहिए जिससे न्यूट्रिएंट्स रहे क्रॉप में। अब उसके बाद प्रोसेसेस क्या होते हैं? अब इनको मैंने ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ दिया, मशीन को मेरे को चलाना पड़ेगा, सीड्स को मेरे को डालने पड़ेंगे, केमिकल्स को भी डालना पड़ेगा। उसके बाद इस फार्मर ने ये सारा काम किया और उसे क्रॉप मिल गया। फिर आते हैं ह्यूमन इनपुट्स में। आप देख सकते हैं स्टोरेज, लेबर, मशीनरी, केमिकल्स। और फिज़िकल इनपुट्स वो हैं जिन्हें हम चाह कर भी चेंज नहीं कर सकते। सनशाइन, टेम्परेचर, सॉइल, स्लोप एंड रेनफॉल। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग पर। फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज। सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग दो होते हैं। ये किस पे डिपेंड करते हैं? जोग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस। बहुत बड़ी कंट्री है तो ज़्यादा डिमांड होगा, छोटी तो कम। लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले आ जाते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग पर। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है कि आप सबसिस्टेंस फार्मिंग में अब
फार्मर भी सोचता है मैं इतना बड़ा खेत को प्रोसेस कर रहा हूँ तो क्यों ना मैं इसी के साथ अपना भी खाने का इंतज़ाम कर लूँ। अब खाना क्या, उसे भी तो यही वीट, राइस, यही सारे खाने हैं ना, या फ्रूट्स, इसे फार्मर भी यही सब खाएगा। तो फार्मर सोचता है मैं इतने बड़े खेत के साथ थोड़ा अपना भी कर लूँ, अपने भी क्रॉप्स उगा लूँ। तो अब फार्मर अपने भी क्रॉप्स उगाता है। जब फार्मर खुद के लिए क्रॉप्स उगाता है स्मॉल प्लॉट्स पे, अब फार्मर को पूरा खेत थोड़ी ना चाहिए होगा, वो पूरा खेत तो वो कमर्शियल प्रोड्यूस के लिए उगा रहा है। अब उसे अपना भी खेत को उगाना पड़ेगा। अब ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग को दो चीज़ों में बांटा गया है। पहला है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस अब देखिए सब्सिस्टेंस फार्मिंग ये है, यहाँ पे है इंटेंसिव और इंटेंसिव प्रिमिटिव, यानी सब्सिस्टेंस फार्मिंग दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है इंटेंसिव और दूसरा है प्रिमिटिव। एक एक करके पढ़ते हैं। इंटेंसिव की अगर डेफिनेशन पूछी हो तो आपको दिख जाता है इंटेंस, आपको वर्ड दिख रहा है, यानी बहुत ज़्यादा ही मेहनत करने वाला। फार्मर सोचता है अब तो ये मेरे को जो क्रॉप्स उगाने हैं बड़ी स्मॉल होल्डिंग पे उगाने हैं, तो क्यों इतने पैसे खर्च करूं, मशीनरी को साइड पे रख देता हूं, केमिकल्स को साइड पे रख देता हूं। अब उसने मशीनरी को साइड में रख दिया है, इसका मतलब अब उसे बहुत काम करना पड़ेगा, तो इसलिए वो लेबर लेता है। तो इंटेंसिव में यही सब होता है। इंटेंसिव में फार्मर साइड दो क्रॉप्स उगा लेता है पूरे साल में। अब पहला तो हो सकता है राइस, और राइस मेन क्रॉप होता है, और अदर क्रॉप जो कि वो उगाता है वो ऑयल सीड या मेज़ और पल्सेस होते हैं। प्रिमिटिव की डेफिनेशन कुछ ऐसी बताई नहीं हुई। प्रिमिटिव होती है नोमैडिक और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग तो आप बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन वो कल्टीवेशन होती है जिसमें आप सबसे पहले एक एरिया के सारे पेड़ों को काट देते हैं, और उसको काटने के बाद अब वहाँ पे जो भी आपको झाड़ियाँ वाड़ियाँ मिलती हैं आप उन सबको जला देते हैं और उसकी ऐश भी घेर देते हैं, जिससे न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाते हैं सॉइल में। और फिर न्यूट्रिएंट्स ऐड हो गए यानी अब हम अपनी क्रॉप उगा सकते हैं। तो क्रॉप उगा ली और उसके बाद वो सॉइल न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो गई और उसे छोड़ दिया। फिर 6 महीने बाद आके देखा कि ये वाली लैंड तो वापस न्यूट्रिएंट से भर गई है, चलो अब इस पे वापस करें। तो यही सारा होता है। और नोमैडिक हर्डिंग में क्या होता है? नोमैडिक हर्डिंग आपको नाम से ही पता चल जाता है। हर्डिंग मीन्स रेयरिंग ऑफ एनिमल्स सच एज काउ, याक, camel and goat and hen, which provide us useful things such as milk, egg and meat. तो ये सारे हमारे काम की चीज़ हैं। नोमैडिक हर्डिंग में पीपल यूजुअली क्या करते हैं, अपने भेड़ बकरों को सब ले चलते हैं अपने साथ, और उनके बाद वो घूमते रहते हैं बस इसी सर्च में कि उन्हें कहीं से खाना मिल जाएगा तो वो अपने आप खाना खा लेंगे। मतलब यहाँ पर खाने का मतलब ये है कि वो बुशेस, मतलब जो बुशेस वो खाते हैं, अगर उन्हें रास्ते में कहीं मिल गई तो वो खा लेंगे। अब कमर्शियल फार्मिंग, नाम से ही पता चलता है, कमर्शियल फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसमें एनिमल्स या क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं कमर्शियल सेल के लिए। एरिया कल्टिवेटेड एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज़ लार्ज। अब कमर्शियल यानी आप पूरी पब्लिक के लिए अपना खेत वेत में सब फेवरेबल क्रॉप्स उगा रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में होनी चाहिए। वैसे ही इंडिया की पॉपुलेशन इतनी लार्ज है। मोस्ट ऑफ वर्क इज़ डन बाय मशीन। अब इतने बड़े बड़े खेतों पर जो कि उन्होंने रेंट पे लिए होंगे या उनके पूर्वजों की होगी, अब इन पे अकेले काम करेंगे बिना किसी लेबर या मशीनरी के, तो इनको तो पूरा साल ही बीत जाएगा, क्योंकि यहाँ पर खेत इतना बड़ा होता है तो इनको मशीन की ज़रूरत होती है और थोड़े लेबर की भी ज़रूरत होती है। इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस। वीट एंड मेज आर कॉमन commercially grown grains. Major areas where commercial grain farming is practiced होते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया में।
स्पार्सली पॉपुलेटेड हैं ये सारे, इसलिए यहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग ज़्यादा होती है। और कमर्शियल फार्मिंग को भी बांटा हुआ है दो में। तो देखिए, कमर्शियल फार्मिंग है वो मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन में डिवाइडेड होती है। अब मिक्स्ड फार्मिंग क्या है पढ़ते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग का नॉर्मली ये मतलब होता है कि आप एक ही लैंड को दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा क्रॉप्स को उगाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, और दूसरी बात उस पर लाइव स्टॉक भी रेयर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास मिक्स्ड फार्मिंग होती है। अब अगले पेज पर चलते हैं, जो कि हमें प्लांटेशंस की डेफिनेशन देगी। एक और पॉइंट है मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में, बस इसकी प्लेस बताई हुई है। यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया इसको उगाने वाली प्लेसेस हैं। प्लांटेशंस क्या होती हैं? अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग होती है वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ ट्री, आप पूरे खेत में बस एक ही चीज़ उगाएंगे, और वो नॉर्मली राइस, मेज़, वीट ये सब नहीं होता। वो होते हैं टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैशेस, रबर, बनाना और कॉटन, जो कि बहुत डिमांड में होते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर और कैपिटल रिक्वायर होता है। The produce may be processed on farm itself or in nearby factories. नॉर्मली ये जो सारी प्लेसेस होती हैं जहाँ पे ये प्लांटेशंस उगाई जाते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं। डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन रबर इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया। जो इंडिया है, इंडिया में बहुत सारी जगहों पर टी उगाई जाती है। इसका आंसर मैं आपसे कमेंट बॉक्स में चाहता हूँ। श्रीलंका में उगाया जाता है, तो टी श्रीलंका में भी उगाया जाता है। तो अब हमारा ये टॉपिक पूरा हो गया है। अब हम आएंगे मेजर क्रॉप्स पर। तो मेजर क्रॉप्स क्या है, आपको नाम से पता चल रहा है। मेजर यानी इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स, इम्पॉर्टेंट यानी उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी कौन सी क्रॉप्स हैं? वीट, राइस, मेज़ एंड मिलेट्स। आपको ये क्रॉप्स आसानी से मिल सकती है, यानी कॉमनली अवेलेबल हैं, और ये इतनी महंगी भी नहीं होती। कुछ क्रॉप्स तो बहुत महंगी होती हैं जिन्हें लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन राइस ऐसी क्रॉप है जो कि नॉर्मली हर घर में पाई जाती है। अब स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल इन्होंने वही राइस के बारे में बताया हुआ है। राइस होती है हाई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी। राइस को हम पैडी कहते हैं। आपको पता होगा कि राइस को बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। राइस एक खारिफ क्रॉप है, इसलिए उसे एलुवियल क्लेई सॉइल, जो कि पानी रिटेन कर सकती है, उस पर उगाया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि पैडी को ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट्स हाइट पानी से भरी हुई चाहिए होती है। बहुत पानी रिक्वायर होता है हमें राइस को ग्रो करने के लिए, इसीलिए इसे मॉनसून सीजन में उगाया जाता है। चाइना लीड करता है, फॉलोड बाय इंडिया एंड जापान। वीट क्या है? वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर and rainfall during growing season and bright sunshine at time of harvest. It thrives best in well-drained loamy soil. तो वीट जो इन्होंने बताया हुआ है ये वही है, मैं इसमें कोई और इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं बताना चाहूँगा। मिलेट्स को हम कोर्स ग्रेन कहते हैं and can be grown on less fertile and sandy soils. हार्डी क्रॉप है that needs low rainfall and high टू मॉडरेट टेम्परेचर। ये होती है या तो ये हाई टेम्परेचर सह लेगी या मॉडरेट भी सह लेगी। एडिक्वेट रेनफॉल और लोअर बाजरा एंड रागी, ये मिलेट्स की फॉर्म है जो कि ग्रो होती हैं। बहुत सारी चीज़ें रागी से बनती हैं। अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया, चाइना एंड नाइगर। अब मेज़ को हम कहते हैं कॉर्न। Various color varieties of maize are found across the world.
Maize requires moderate temperature, rainfall and lot of sunshine. It needs well-drained fertile soil. और ये उसकी कंट्रीज हैं, नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना। अब कॉटन क्या है? कॉटन को बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और ब्लैक सॉइल्स। महाराष्ट्र की ब्लैक सॉइल्स में बहुत अच्छे से उगाया जाता है। 210, तो ये स्पेसिफिक डेट है। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेट्स चाहिए होते हैं। इट ग्रोज ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सोइल, जैसे मैंने बताया। चाइना, यूएसए एंड इंडिया with Brazil, Egypt and Pakistan are leading producers of cotton. Jute का क्या है? Jute was also known as golden fiber, grows on well alluvial soil, requires high temperature, heavy rainfall and humid climate. कॉफ़ी तो हम सर्दियों में रोज़ पीते हैं, तो कॉफ़ी requires warm and wet climate and well drained loamy soil. Hill slopes are more suitable for growth of this crop. ब्राज़ील इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है, तो लीडिंग प्रोड्यूसर्स को आपको याद करके रख लेना है। आ जाते हैं टी पर। देखिए, टी बेवरेज क्रॉप है, प्लांटेशंस में ग्रो होती है। तो एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन टी है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्टर्ब्ड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर ग्रोथ ऑफ इट टेंडर लीव्स। तो इसको डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल चाहिए होती है, यानी किसी टाइम पे हाई, किसी टाइम पे लो। तो इसका मतलब ये है, और कूल क्लाइमेट चाहिए होता है। टेंडर लीव्स का यह मतलब होता है कि सॉफ्ट और छोटी पत्तियाँ। और सॉइल की बात करें तो इसे वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए। लेवल इन लार्ज नंबर इज़ रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स। केन्या, इंडिया, चाइना एंड श्रीलंका है बेस्ट क्वालिटी टी। अब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कितने ज़्यादा एफर्ट्स लगाए गए हैं टू इंक्रीज द फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो ध्यान से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को देख लीजिए, ये बड़े इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसका एक अलग टॉपिक बनाया हुआ है। This can be achieved in many ways such as increasing the crop area. आपके पास जो फार्म है आप उसका थोड़ा एरिया बढ़ा दीजिए। नंबर ऑफ क्रॉप्स को आप जो ग्रो करते हैं आप उसे मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटीज़ के साथ इरिगेट करें। यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स और जो मैन्योर्स होते हैं वो कई कबार पुराने हो जाते हैं। मतलब पुराने का मतलब ये है कि वो ओल्ड हो जाते हैं और उनसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स आ जाते हैं। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अल्टीमेट एम है ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज़ टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी। आप जो फूड लेते हो वो कहीं एग्रीकल्चरली तैयार किया गया है या फिर मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज़ करके। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को नेचुरल होना चाहिए, उनमें फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जो भी टाइप ऑफ केमिकल्स यूज़ होते हैं उनका कम चाहिए होता है। एग्रीकल्चर इज डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन इंडिया, in different parts of world. Developing countries with large population usually practice intensive agriculture. The crops are grown on small holding, mostly for subsistence. Large holders ज़्यादा सूटेबल हैं यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन कम है। तो फार्मर को जितने चाहे बड़ी लैंड, अगर उसके पास मनी है तो वो ख़रीद सकता है। इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा 500 स्क्वायर फीट की लैंड वो रख सकता है फार्मर, इससे ज़्यादा गवर्नमेंट उसे अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि इंडिया की तो एक तो हर एक बंदे को कोई काम चाहिए, इसलिए एग्रीकल्चर 50% पॉपुलेशन करती है। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है
कि हर बंदे के पास वर्क हो। इसको ध्यान में रखते हुए इंडिया में एक फार्मर की लैंड डिसाइड की जाती है। मैंने यहाँ पे 3 टर्म्स लिख के रखी है, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। ये 3 चीज़ें हो तो कंट्री की फूड प्रोडक्शन, मैनेजमेंट या उसका डिस्ट्रीब्यूशन, इस तीनों टर्म से हमें सब पता चल जाता है। अगर ये तीनों टर्म्स एडिक्वेट अमाउंट में होंगी तो कंट्री के लिए बहुत अच्छा है। एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कि हर कोई इसे पा सकता है, और एक्सेसिबिलिटी का मैं डिफ़ाइन करूँ यानी आपके पास इनफ नंबर ऑफ क्रॉप्स हैं, आपने ग्रो करी हैं, एक्सेसिबल है, वो अफोर्डेबल है यानी वो चीप प्राइसेस पे हैं, अवेलेबल यानी वो नॉर्मल से नॉर्मल इंसान को भी अवेलेबल हैं। अब एक फार्म इन इंडिया, यहाँ पे एक फार्म, इंडिया के फार्म और एक अमेरिका के फार्म को कंपेयर करा गया है। स्मॉल विलेज है आदिलाबाद में, गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। मुन्ना लाल एक स्मॉल फार्मर है जिसकी लैंड 1.5 हेक्टेयर की है। हिज हाउस इज़ इन मेन विलेज। He purchases high yielding variety of seeds from market every alternate year. तो वो 2 क्रॉप उगाता है एक साल में, वीट या राइस। फार्मर एडवाइस लेता है अपने फ्रेंड्स से या एल्डर्स से जो कि बहुत लंबे टाइम से खेती बाड़ी में काम करते आ रहे हैं, लेकिन उनका इम्पॉर्टेंट है वो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स से ले। तो फार्मर्स आजकल इन गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स से लेते हैं रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस। ही टेक्स अ ट्रैक्टर ऑन रेंट फॉर प्रोड्यूसिंग हिज फील्ड, though some of his friends still use traditional method of using bullocks for plowing. ट्यूबवेल है, उसे ट्यूबवेल से पानी लाना पड़ता है, यानी यहाँ तक देखा जाए तो उसने बस गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर से एडवाइस लेने का एक अच्छा काम किया है। इतना हमें पता चल जाता है कि वो भी जो फार्मर है मुन्ना लाल, वो इतना मॉडर्न नहीं है, वो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन यूज़ नहीं कर रहा, ना कि अच्छे मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहा है। चलो चलते हैं अब अगले पेज पर। अब मुन्ना लाल के पास 2 बेफेलोज भी हैं और कुछ हैन भी हैं, और वो मिल्क भी बेचता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, लोकेटेड इन नियर बाय टाउन। ही इज़ अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी which also advises him on type of fodder for his animal safety measure to protect health of livestock and artificial insemination. insemination का मतलब है, insemination का ये मतलब होता है कि आप रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर करते हैं। HIV सीड्स वो सीड्स होते हैं जो कि हाई यील्ड प्रोड्यूस करने के काबिल होते हैं। अब वो अपना जो प्रोड्यूस होता है वो मंडी में जाकर बेचता है, और मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स के पास स्टोरेज की फैसिलिटीज़ की कोई कमी नहीं है। दे आर फोर्स्ड टू सेल द प्रोड्यूस इवन व्हेन मार्केट इज़ नॉट फेवरेबल टू देम। कई कबार क्या होता है, उनको लोन लेना पड़ता है, और यह शर्त पर लोन वो सामने वाला देता है कि आप अपना प्रोड्यूस मेरे को बेचेंगे मेरी मनचाही प्राइस पर। तो इनकी वजह से उन्हें बहुत लॉस होता है फार्मर्स को, और कई कबार तो वो लोन्स को दे भी नहीं पाते। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप्स टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटी। तो हमने देखा है कि जो मुन्ना लाल है, मुन्ना लाल मॉडरेटली अर्न करता है, और वो इतने ज़्यादा मॉडर्न मेथड्स को भी यूज़ नहीं करता। अब आ जाते हैं फार्म इन USA पर। एवरेज साइज ऑफ फार्म इन USA इज़ मच लार्जर देन दैट ऑफ इंडियन फार्म। USA की पॉपुलेशन मेरे ख्याल से आज 2 करोड़ या 10 करोड़ के आसपास की होगी। वो वहाँ पे इतनी कम पॉपुलेशन है, और इंडिया की पॉपुलेशन है 130 करोड़ के आसपास। तो वहाँ पे अब USA में जो लैंड होगी वो ऑब्वियसली ज़्यादा बड़ी होगी।
तो टिपिकल फार्म साइज इन यूएसए इज 250 हेक्टेयर्स, और इंडिया में देखा था तो 1.5 हेक्टेयर, यानी 100 टाइम्स से भी ज़्यादा छोटा है इंडिया का फार्म। और यूएसए का फार्म कितना बड़ा है। फार्म जनरल जो फार्मर होता है वो जनरली रिसाइड करता है इन फार्म में, यानी वो फार्म में ही रहता है, सोता है, उसका घर भी कहीं आसपास ही होता है। यहाँ पे जो होरान के बारे में बात की हो, उसके पास 300 हेक्टेयर ऑफ लैंड है। वो कौन उगाता है? मेकिंग श्योर दैट सॉइल वाटर, वो एडिक्वेट मेजर्स लेता है, मॉडर्न इरिगेशन यूज़ करता है, टाइम टू टाइम वो सॉइल सैम्पल्स को भी भेजता है सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरी में टू चेक वेदर न्यूट्रिएंट सफिशेंट है या उसे ज़्यादा डालने पड़ेंगे, तो इस सब को चेक करने के लिए। रिजल्ट्स हेल्प जो फॉरेन टू प्लान अ साइंटिफिक फर्टिलाइज़र प्रोग्राम। तो आप देख सकते हैं कि जो होरान है वो कितना मॉडर्न है, वो इन सारी मशीन्स की मदद ले रहा है, कंबाइंस का यूज़ कर रहा है, और वो चेक भी कर रहा है कि कहीं उसका जो प्रोड्यूस है वो न्यूट्रिएंट्स में रिच है भी या नहीं। हिज कंप्यूटर इज लिंक्ड टू सैटेलाइट विच गिव्स हिम अ प्रिसाइज पिक्चर ऑफ हिज फील्ड, यानी वो अपने सैटेलाइट से भी कनेक्टेड है। बहुत एडवांस है जो होरान। तो जो होरान सैटेलाइट का इसलिए यूज़ करता है, वो देख लेता है कि कहीं कोई जगह से इंसेक्ट्स ने अटैक तो नहीं कर दिया, कोई जगह सूखी तो नहीं पड़ रही, तो इससे दिस हेल्प्स हिम टू यूज़। और केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ करने के लिए। ये हमारा आखिरी पेज है और उसके बाद चैप्टर ख़त्म। एंड पेस्टिसाइड्स वेयर एवर दे आर रिक्वायर्ड, ही यूजेस ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिल्स, ये सारे के सारे मॉडर्न मेथड्स यूज़ कर रहा है। ग्रेन स्टोर्ड इन द ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज, ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज भी मशीन है जो कि ग्रेन्स को पूरी तरह से सेफ रखती है। इसका मतलब है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई रोडेंट अंदर घुस भी नहीं सकता। और अब आखिर में ये कंसिडर करने को बोला है कि आप खुद ही आप बोल सकते हैं कि यूएसए में जो फार्मर है वो कितना मॉडर्न है, बिजनेसमैन की तरह वर्क करता है, लेकिन इंडिया का जो फार्मर है लोन से दबा रहता है और वो पीजेंट्स की तरह वर्क करता है। मेरे को उम्मीद है कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको लाइक करे बिना और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इन सब की नई वीडियोस लेकर आऊँगा। टिल देन मैं साइन ऑफ कर देता हूँ। एक मिनट कहाँ जा रहे हैं ये सुन के जाइए। कोरोना वायरस की वजह से अपने घर में सुरक्षित रहिए, कहीं पे बाहर मत जाइए और हैप्पी रहिए। बाय बाय।